हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में है आपका सभ्यता का रहस्य। ये किसने लिखा है? ये कहानी जो है वो किसकी है? प्रेमचंद की। ये प्रेमचंद की कहानी है। प्रेमचंद ने इसमें सभ्य और असभ्य लोगों के बारे में पूछा है कि सभ्य क्या है और असभ्य क्या है। और इसके पहले हम लोग ने पढ़ी ये कहानी आपकी किससे है? वाणी से, वाणी 8 से। ठीक है, हिंदी है आपकी। इसके पहले हम लोग ने पढ़ा था क्या? गुलाब और ज़रूर खिलेगा। अब आज आपकी अगली क्लास स्टार्ट होती है। इसमें है सभ्यता का रहस्य। मेरे मन में एक नया प्रश्न उठा रहा है और उसका जवाब मुझे कोई नहीं देता। प्रश्न है कि सभ्य कौन? सभ्य कौन? सभ्यता के लक्षण क्या? सरसरी नज़र से देखें तो इससे ज़्यादा आसान और कोई जवाब ही न होगा। बच्चा इसका समाधान कर सकता है, लेकिन ज़रा गौर से देखें तो प्रश्न इतना आसान नहीं जान पड़ता है। अगर कोट पतलून पहनना, टाई हैट लगाकर चलना, मेज़ पर बैठकर खाना खाना, दिन में 13 बार कोको की चाय पीना और धुआं उड़ाते हुए चलना सभ्य, तो उन लोगों को भी सभ्य कहना पड़ेगा जो सड़क पर शाम को कभी कभी टहलते नजर आते हैं। टहलते हुए नशे में आंखें सुर्ख पैर लड़खाते हुए रास्ते में चलने वालों को अनायास छेड़ते हुए धुन में रहते हैं। क्या ऐसे लोग भी सभ्य कहना उचित है? यदि नहीं तो यह सिद्ध हुआ कि सभ्यता कोई और ही चीज़ है। इनका देह से इतना संबंध नहीं जितना कि मन से है। मतलब यहाँ पे लेखक का कहना है कि सभ्य और असभ्य किसे कहते हैं, सभ्य क्या है। मेरे मन में एक नया प्रश्न उठा। लेखक कहते हैं कि मेरे मन में प्रश्न उठा कि और उसका जवाब मुझे कोई नहीं दे पाया। प्रश्न है कि सभ्य कौन और असभ्य कौन? मतलब सभ्य लोग कौन होते हैं और असभ्य लोग होते हैं। सब हम उन्हें कह सकते। सभ्यता के लक्षण क्या हैं? सरसरी नज़र से देखें तो इसमें ज़्यादा आसान और कोई सवाल ही न होगा। बच्चा ये जानते इसका समाधान कर सकता है। किसका? सभ्य और असभ्य कि अगर लेकिन ये जरा गौर से देखें तो प्रश्न इतना आसान नहीं पड़ता जितना जैसे अगर कोट पतलून पहनना, टाई हैट कॉलर, मेज पे बैठ के खाना, दिन में 13 बार कोको पीना या चाय और धुआं उड़ाते रहना, अगर ये सभ्य है तो असभ्य क्या है? अगर कोट और पतलून पहन लेने से, टाई लगा लेने से और सिगरेट पीने से, चाय पीने से, कोको कोला पीने से अगर ये सभ्यता है, तो वो लोग भी कौन? वो उन लोगों को भी सभ्य करना पड़ेगा जो कि सड़क पर शाम को कभी कभी टहलते नजर आते हैं, नशे में आंखें धूत पैर लड़खड़ाते हुए रास्ता चलने वालों को अनायास छेड़ने की धुन में रहते। और क्या ऐसे लोगों को सभ्य कहना उचित है? यदि नहीं तो यह सिद्ध हुआ कि सभ्यता कोई और नहीं चीज़ है। उसका देह से इतना संबंध नहीं जितना कि जितना मन से है। आइए अब यहाँ पे लेखक का मानना है कि लेखक ये मानते हैं कि सभ्य कौन है, असभ्य क्या है। अगर दोनों में तुलना किया जाए तो टाई हेड लगाने वाले सभ्य हैं, या जो शाम को सड़कों पे पी के चलते हैं वो सब। अगर ये दोनों सभ्य नहीं है तो सभ्यता का देह से संबंध नहीं है, मतलब शरीर से संबंध नहीं है, मन से संबंध है कि सभ्यता है क्या। मज़ा तो यह है राय साहब उतने दौड़े वास्तव में नहीं कर पाते जितने कि अपने रोज नामचे में लिखते हैं। उनके पड़ाव शहर मील
50 मील पर होती है। खेमे वहाँ खड़ी रहती है, कैंप में अमले पड़े रहते हैं और राय साहब घर पर मित्रों के साथ गपशप करते रहते, पर किसी को कोई शंका नहीं होती। यहाँ इस कहानी में राय साहब हैं जो एक वकालत करते हैं, ठीक है। उनके बारे में ये बताया गया है कि मज़ा तो ये है कि राय साहब उतने दौरे वास्तव में नहीं करते, ये सरकारी हैं तो वास्तव में उतने दौरे नहीं करते, लेकिन अपने रोज नामचे में, मतलब रोज नामचे मतलब अपनी डायरी में ये लिखते हैं, उतना लिखते हैं जितना वो चलते नहीं। उनके पड़ाव शहर से 50 मील होते हैं, मतलब वो जहाँ रहते हैं वो शहर से 50 मील पर। खेमे वहाँ खड़ी रहती हैं, वहाँ पे खेमे कैंप, और कैंप में अमले वहाँ पड़े रहते हैं और राय साहब घर पर मित्रों के साथ गपशप करते हैं, पर किसी को शंका नहीं। मतलब वहाँ पे है कि इनका पड़ाव जहाँ रहता है वहाँ से शहर से 50 किलोमीटर दूरी पे है, और ये अपनी डायरी में रोज़ लिखते हैं कि हम यहाँ गए, लेकिन ये उतना करते नहीं। और ये रहते कहाँ हैं? घर पे रहते हैं अपने मित्रों के साथ, लेकिन किसी को शंका होता ही नहीं, क्योंकि रोज़ डायरी पे लिख के ये दिखाते हैं कि मैं ये काम करता हूँ, ठीक है। एक दिन मैं उनसे मिलने गया। कौन? लेखक। वे अपने नौकर दमड़ी को डांट रहे थे। दमड़ी रात दिन का नौकर था, लेकिन रोटी खाने के लिए अपने घर जाया करता था। उसका घर थोड़ी ही दूर पे गांव में था। कल रात को किसी कारण से वह वहाँ से न आ सका, इसलिए उसे डांट पड़ी। किसे? दमड़ी को। मतलब कि जो रात दिन का नौकर, मतलब कि वो पूरा दिन नौकर आपके घर पे ही रहेगा, लेकिन राय साहब उसे खाने के लिए नहीं देते थे, तो वह जाता था कहाँ? अपने घर जाता था खाना खाने, और खा के लौट के आता था। लेकिन एक रोज़ ऐसा हुआ कि दमड़ी क्या किया, घर गया और वापस नहीं आया, और दूसरे दिन जब वो घर वापस आया तो उसे बहुत डांट मिल रही थी। उस समय मैं राय साहब के घर पे था। कौन? लेखक। लेखक बोलते हैं कि जब राय साहब अपने नौकर को डांट रहे थे, उस समय मैं राय साहब के घर पे ही था। आइए। राय साहब, जब हम तुम्हें रात दिन के लिए रखे हैं तो तुम घर पर क्यों रहे? कल कल के पैसे कट जाएंगे। राय साहब किसे कहते हैं? दमड़ी से। दमड़ी, हुजूर एक मेहमान आ गए थे, इसी में से न आ सका, तो कल के पैसे उसी मेहमान से ले लेना। सरकार, अब कभी ऐसी खता न होगी। पक पक मत कर हुजूर, 2 रुपये जुर्माना। मतलब राय साहब का कहना है कि जब कल तुम यहाँ से गए और रात को तुम्हें आना था तो तुम क्यों नहीं आए, और इसलिए जब रात भर तुम घर रह गए तो कल के पैसे कट गए। दमड़ी का कहना था कि हुजूर मैं रात को आ जाता, लेकिन एक मेहमान आ गए थे और उस मेहमान के कारण मैं नहीं आया, तो ठीक है, पैसे भी उसी मेहमान से ले लेना। सरकार, अब ऐसी खता नहीं होगी। कौन कहता है? दमड़ी। कैसी खता? मतलब दोबारा ऐसा नहीं होगा। लेकिन राय साहब नहीं मानते और कहते हैं बक बक मत कर, मतलब चुप, ज़्यादा बोलो मत और चुप रहो। बोलता हुजूर, हाथ जोड़े हुए, 2 रुपये जुर्माना। कहते हैं कि कुछ नहीं बोलता। दमड़ी कहता है, दमड़ी रोता हुआ चला जाता है। खता यही थी कि बेचारे का कसूर माफ़ कराना चाहता था, मतलब वो अपना कसूर माफ़ कराना चाहता था। कौन? दमड़ी। किससे? राय साहब से। एक रात की गैर हाजिर होने की सज़ा थी। बेचारा दिन भर काम कर चुका था, रात को यहाँ सोया न था, उसकी दंड। मतलब कि रात को वह राय साहब के घर नहीं सोया था, ये उसकी दंड। वो पूरा दिन रात का नौकर था राय साहब के घर का, लेकिन एक रात ऐसी खता हो गई, ऐसा कोई आ गया, कोई भी बात हो गई जिससे वो अपने घर रह गया, जिससे राय साहब उससे बहुत डांटे थे। और घर बैठे भत्ते उड़ाने वाले को कोई नहीं पूछता। जैसे कौन? राय साहब। राय साहब अपने उस नौकर को, रात दिन का नौकर है तो एक दिन के लिए वह घर रुक गया तो उसकी क्या कहे कि तुम्हारे जुर्माने में रुकने में पैसे कटा, लेकिन
घर बैठे भत्ते उड़ाने वाले को कोई नहीं। मतलब आप अपनी डायरी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की डायरी में लिख रहे हैं कि मैं रोज़ इतना काम, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? कौन राय साहब अपने घर रहते हैं और अपना काम करते हैं और मज़े उड़ाते हैं दोस्तों से। लेकिन पूछते हैं, एक दिन राय साहब उसे सर्दी में कांपते हुए देखकर बोले, कपड़े क्यों नहीं बनवाता, काँप क्यों रहा है? कौन बोला? राय साहब। राय साहब, सरकार, दमड़ी सरकार, पेट की रोटी तो पूरी नहीं पड़ती और कपड़े कहाँ से बनवाऊँ? कौन कह रहा है? दमड़ी कह रहा है। किससे? राय साहब से, कि पेट की रोटी तो पूरी ही नहीं पड़ती और कपड़े कहाँ से बनवाऊँ? राय साहब, बैलों को बेच क्यों नहीं देते? सैकड़ों बार समझा चुका हूँ, लेकिन न जाने क्यों इतनी मोटी सी बात तेरी मोटी है, इतनी मोटी सी बात तेरी समझ में नहीं आई। कौन कह रहा है? राय साहब कह रहे हैं। किससे? दमड़ी से, कि काँप क्यों रहे हो इतनी ठंडी में? तो दमड़ी कह रहा है कि पेट की रोटी तो सरकार हो ही नहीं पा रही है, मैं कपड़े कहाँ से बनाऊँ? और राय साहब उसे पैसे ना देना, उसकी मदद ना करना, डायरेक्ट कहते हैं क्या, कि तुम्हारे घर पे बैल है उसे बेच क्यों नहीं देते? तुम्हारे घर पे जो बैल है उसे बेच क्यों नहीं देते? कहता है कि सरकार, बेच क्यों नहीं देते? मेरी इतनी छोटी सी मोटी सी बात तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं घुसती? दमड़ी, सरकार, बिरादरी में कहीं मुंह दिखाने लायक न रहूँगा, लड़की की सगाई भी नहीं हो पाएगी। मतलब कि वो अपनी बिरादरी के लिए, दमड़ी के पास 2 बैल है जो उसे खाने पीने के साथ साथ उसकी इसलिए सेवा करता है कि उसकी बिरादरी में बैलों की ही तारीफ होती है। जिसके घर बैल है उसी के घर शादी सब करते हैं। जनाब यह तो अब आपको बताएं समझ में। सरकार, बिरादरी में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा, लड़की की सगाई न हो पाएगी। कौन कहता है? दमड़ी कहता है राय साहब से कि अगर मैंने बैल बेच दिया तो मैं बिरादरी में किसी को भी अपना मुंह नहीं दिखा पाऊँगा और मेरी लड़की की सगाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि मेरे घर पे कुछ नहीं रहेगा। अब राय साहब, इन्हीं हिमाकतों से तुम लोगों की यह दुर्गति हो रही है। ऐसे आदमियों पर दया करना भी पाप है। मेरी तरफ घूमकर क्यों मुंशी जी? इस पागलपन का कोई इलाज है? जाड़ों में मर रहे हैं, परंतु घर पर दरवाजे पर बैल जरूर बांधेंगे। कौन कह रहा है? राय साहब। किससे? मुंशी जी से। मुंशी जी कौन यहाँ है? यहाँ मुंशी जी कौन है? लेखक हैं, मुंशी प्रेमचंद जी। तो उनसे कह रहे हैं कि क्यों मुंशी जी? हाँ, मुंशी जी प्रेमचंद है। क्यों मुंशी जी? आप ही बताइए। इन्हीं हिमाकतों से तुम लोगों की, मतलब यही बिरादरी में नाम से, इज्जत से, इन्हीं सोच से तुम लोगों की दुर्गति होती है। और अगर ऐसे आदमी पे दया करना भी क्या है? करना भी पाप है। तो मुंशी जी क्या कहते हैं? जनाब यह तो अपनी अपनी समझ है। मैंने कौन? मुंशी प्रेमचंद जी। जनाब यह तो अपनी अपनी समझ है, ऐसी समझ को दूर से सलाम कीजिए। राय साहब कहते हैं कि ऐसी समझ को दूर से सलाम कीजिए। मेरे यहाँ कई पुश्तों से जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता था। कई हजार रुपयों पर पानी फिर जाते थे। गाना होता था, दावतें होती थी, रिश्तेदार आते थे, न्योते दिए जाते थे रिश्तेदारों को, गरीबों को कपड़े बांटे जाते थे। वालिद साहब के बाद, मतलब इनसे जो बड़े थे, इनके दादा परदादा बाद, पहले ही साल, मतलब जो इनसे बड़े थे, दादा परदादा थे या इनके पिताजी, मैंने उत्सव बंद कर दिया। किसने? राय साहब ने। क्या फ़ायदा? क्या
मुफ्त में 4-5 हज़ार की चपट लग जाती थी। हर साल कस्बे में बावेला मचा। उस साल कस्बे में बावेला मचा मतलब बवाल मच गया। आवाज़ें कसी गई। किसी ने नास्तिक कहा, लेकिन यहाँ इन बातों का तनिक भी परवाह नहीं। आखिर थोड़े ही दिनों में सारा कोलाहल शांत हो गया। मतलब राय साहब कह रहे हैं किसे, मुंशी प्रेमचंद जी से, कि यही परंपरा और रिवाजों से इनकी ये दुर्दशा होती है कि इनकी दमड़े के बारे में। मुझे देखिए कि ऐसी समझ को सलाम दूर से सलाम करो, और ऐसी समझ को दूर से सलाम करो कि मेरे यहाँ कई साल से मेरे यहाँ कई पुश्तों से जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता था। कौन मनाता था? उनके दादा परदादा मनाते। कई हज़ार रुपये पानी फिर जाते थे, गाना होता था, दावतें होती थी, रिश्तेदारों को न्योते दिए जाते थे, गरीब को कपड़े बांटे जाते थे। वाली साहब के बाद पहले ही साल मैंने उत्सव बंद कर दिया। मतलब इतने खर्चे जो होते थे ये राय साहब को फालतू लगा, और उन्होंने कहा कि इन परंपरा को मैंने बंद कर दिया। और जैसे ही वाली साहब जैसे जो बड़े हैं उनके जाने के बाद मैंने उसी साल अपना बंद कर दिया। समाज में क्या हुआ? सारे कस्बे में बावले मचा, आवाज़ें कसी। किसी ने नास्तिक कहा, किसी ने यहाँ इन बातों का क्या पड़ा। मतलब किसी ने कहा कि नास्तिक मतलब नाश करने वाले, कुल को नाश करने वाले आ गए हैं, जैसे बड़े तरह तरह की बातें बनी। लेकिन राय साहब का मुझे कोई परवाह नहीं हुआ, और थोड़े ही दिनों में सारा कोलाहल शांत हुआ। मतलब थोड़े दिनों में वह बातें शांत हो गई, मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। मेरे दिल में फिर सवाल पैदा हुआ, दोनों में कौन शब्द? कुल प्रतिष्ठा को प्राण देने वाला मूर्ख दमड़ी, या धन का कुल मर्यादा को बलि देने वाला राय रतन सिंह? कौन कह रहा है? हाँ, मुंशी प्रेमचंद। कि मेरे दिमाग में फिर एक ही बात आया, क्या? कि कुल मर्यादा को बचाने वाला जो दमड़ी है, कुल मर्यादा को बचाने वाला जो दमड़ी है, दोनों में सभ्य कौन है? पहला, वो अपने प्रतिष्ठा मान मर्यादा प्राण देने वाला मूर्ख दमड़ी प्रश्न पर कुल मर्यादा है। दूसरा है जो राय साहब हैं, जो कि अपनी परंपरा को भुला के और अपने मन मुताबिक हर काम कर रहे हैं। ठीक है। राय साहब के इजलास में राय साहब के मतलब राय साहब कौन थे? कचहरी के थे। राय साहब वकील थे। तो राय साहब के इजलास में मतलब कचहरी में एक बड़े मार्ग का मुकदमा पेश था। शहर का एक रईस खून के मामले में फंस गया था। उसकी जमानत के लिए राय साहब की खुशामद होने लगी। इज्जत की बात थी। रईस साहब का हुक्म था कि चाहे रियासत बिक जाए, पर इस मुकदमे से बेदाग निकल जाऊं। आखिर जब कोई बस न चला तो रईस की स्त्री ने राय साहब की स्त्री से मिलकर सौदा पटाने की ठानी। रईस की पत्नी का इच्छा जानकर राय साहब की पत्नी उनके पास दौड़ी हुई आई और कहने लगे, ले लो, तुम न लोगे तो मैं ले लूँगी। किसको कह रही हैं? राय साहब को। मतलब राय साहब एक वकील रहते हैं, और उनके कचहरी में एक ऐसा मुकदमा आता है जो खून का होता है। लेकिन किसका होता है? जो शहर के रईस बहुत अच्छे रहते हैं उनका था। वो क्या कहते हैं कि मेरी इज्जत बचाने के लिए, इस खून को दाग बनाने के लिए मेरी रियासत भी बिक जाए, फिर भी मैं अपनी इज्जत बचाऊंगा। और कहीं से जब ये मुकदमा किसके हाथ में रहता है? राय साहब के। लेकिन कहीं से जब बात नहीं बनती है तो रईस की बीवी राय साहब के पास आती है किस लिए? सौदा पटाने के लिए, कि कुछ ले दे के सौदा पट जाए और किसी तरह से राय साहब निकल जाएं। इज्जत की बात है।
हाँ, और निकल जाए। लेकिन यही बात जब राय साहब की पत्नी से होता तो यह जानकर राय साहब की पत्नी राय साहब के पास दौड़ी दौड़ी आती है और क्या कहती हैं कि ले लो ले लो, नहीं तो मैं ले लूँगी। मतलब राय साहब से कहती हैं कि आप जो भी है उसे ले दे के इसे रवाना करिए, और नहीं तो मैं ले लूँगी, रकम बड़ी है। अब राय साहब ने कहा इतनी बेसब्र न हो, मतलब इतनी बेसब्र न हो। वह तुम्हें अपने दिल में क्या समझेगी। कौन? रईस की बीबी। राय साहब अपनी बीबी से कहते हैं कुछ अपनी इज्जत का भी तो ख्याल रखो। नहीं, माना कि रकम बड़ी है और इससे मैं एक बारगी तुम्हारी आए दिन की फरमान से मुक्त हो जाऊंगा। मतलब जो तुम आए दिन फरमान करती रहती हो, ये जब मैं रकम ले लूँगा तो वो आए दिन जो तुम्हें लगना पड़ता है वो फरमान पूरी हो जाएगी। लेकिन एक सिविलियन की इज्जत भी तो कोई मामूली चीज़ नहीं है। तुम्हें पहले बिगड़ कर कहना चाहिए था कि मुझसे ऐसी बेहूदी बात मत करो। बातचीत करनी हो तो यहाँ से चली जाओ, मैं अपने कानों से नहीं सुनना चाहती। कौन? राय साहब अपनी बीवी को समझाते हैं कि तुम्हें इस तरह से पेश नहीं आना चाहिए था। तुम्हें झूठ मूठ का बहाना करना चाहिए था कि मुझसे इस तरह की बातें करोगे तुम यहाँ से चली जाओ। हाँ, और तुम नहीं तो तुम्हें अपने बारे में क्या है कि तुम बहुत लालची हो, ऐसे सोचो ऐसे। पत्नी किसकी? राय साहब की। इतनी ना समझ नहीं हूँ, यह तो मैंने पहले ही किया। किसने कहा? पत्नी ने कहा कि मैं इतनी ना समझ नहीं, मैंने ये काम पहले ही कर दिया था। बिगड़ कर खरी खोटी सुनाई। और क्या इतना ही नहीं जानती? बेचारी नाउम्मीद होकर मेरे पैरों पे सिर रख कर रोने लगी। कौन? रईस की बीबी, मतलब रईस की पत्नी। मतलब ये आप समझ लो कि रईस की पत्नी अपनी इज्जत बचाने के लिए दूसरे के पैरों पे अपना सर रख कर रो रही है, अपने पति को बचाने के लिए, अपने खानदान को बचाने के लिए। और इसका फ़ायदा कौन उठा रहा है? राय साहब और राय साहब की पत्नी। राय साहब यह कहा था कि राय साहब से कहूँ राय साहब यह कहा था कि राय साहब से कहूँगी तो मुझे कच्चा ही चबा जाएंगे। बिल्कुल कहा था। मतलब वो अपनी पत्नी से कह रही हैं कि तुमने रईस की पत्नी से ये कहा कि राय साहब से कहूँगी तो मुझे कच्चा ही खा जाएंगे। उनकी पत्नी ने कहा हाँ बिल्कुल कहा। यह सुनते ही राय साहब ने गदगद होकर पत्नी को गले लगा लिया। पत्नी जी बहुत गर्वित हो बोली, तो सोच लो अगर कुछ गड़बड़ हो तो मैं जाकर रुपए लौटा दूँ। किसने कहा? राय साहब की पत्नी। राय साहब से, मतलब पहले तो राय साहब बोले और फिर वो लोग झूठी मूठी की बातें कर रहे हैं हाँ, जो कि कुछ नहीं है, सीधे सीधे। राय साहब फिर वही हिमाकत, अरे यह तो कुछ होना था